दोस्तों, कंपटीशन वार में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए एक जानकारी शेयर कर देता हूँ। साथियों, मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज इस चैनल पर ऑलरेडी चला रहा हूँ। उसके लिए लगभग 5 वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जो एनसीईआरटी सीरीज में हमने पहली एनसीईआरटी सिलेक्ट की है डिस्कस करने के लिए, वह है दोस्तों समकालीन विश्व राजनीति। यह एनसीईआरटी दोस्तों राजनीति विज्ञान की है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस एनसीईआरटी को डिस्कस करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो बेसिक समझ है उसको मजबूत करना। दोस्तों, इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आप डेफिनेटली ये चीज़ कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेरा बेसिक है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। यानी कि जो बेसिक बातें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ज़रूरी हैं उनको मैं समझता हूँ। दोस्तों, बिना देर किए चलिए आइए इस वीडियो के अंदर आज क्या डिस्कस करना है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समकालीन विश्व राजनीति किताब का 3 अध्याय ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। यानी कि दोस्तों इन तीनों अध्याय से रिलेटेड 5 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और इन 5 वीडियो को देखिए। उसके बाद आज जो डिस्कस करने के लिए हम जो है दोस्तों ये सेशन ले रहे हैं, आज है हमारा इस पुस्तक का चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर के अंदर दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चौथे चैप्टर के परिचय में मूल रूप से जो एनसीईआरटी के अध्याय की शुरुआत में ही जो परिचय दिया जाता है, इसकी एक बहुत विशेष बात है एनसीईआरटी की कि जो परिचय दिया जाता है वो एक पूरा जो चैप्टर के अंदर क्या हमें पढ़ना है उसका एक हमें मोटा पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है। तो परिचय में दोस्तों इस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाले चैप्टर के परिचय में यूरोपीय संघ, आसियान, चीन का आर्थिक उभार और भारत चीन संबंधों पर चर्चा करने के लिए जो है बात परिचय के अंदर की गई है कि इस चैप्टर के अंदर इन्हीं 4 मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम किन बातों पर या किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर से हम अभी 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा के केंद्र में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय संघ और दूसरा टॉपिक होगा आसियान। तो इन्हीं 2 जो है मुद्दों की जो है आसपास हमारी आज की चर्चा, आज की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। इस प्लान को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखिएगा, तभी आपको ऑडियो में जो बोला जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। यानी कि आइए हम मार्शल प्लान की बात करते हैं। मार्शल प्लान के अंदर दोस्तों बेसिकली यूरोप के पुनर्गठन की बात की गई थी। ये एक योजना बनाई गई थी अमेरिका के द्वारा। दोस्तों, मार्शल प्लान के अंदर अमेरिका ने यूरोप के पुनर्गठन में मदद की। अमेरिका द्वारा नाटो के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का भी जन्म होता है। दोस्तों यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई। उसके बाद पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कराई गई। उसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और आगे दोस्तों जो हमारा 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, वो एक ऐसे मंच के रूप में उभरा जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार एवं आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। दोस्तों, 1949 में यूरोपीय परिषद जो है राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यानी कि 1949 में यूरोपीय परिषद का जो गठन हुआ वह राजनीतिक सहयोग के लिए बनाई गई। उसके बाद दोस्तों यूरोप के पूंजीवादी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसके आपसी
एकीकरण की प्रक्रिया जो है चरणबद्ध रूप से शुरू हो गई। उसके बाद 1992 में दोस्तों जो है यूरोपीय संघ का निर्माण हो। इसके पहले जो है बात कर लेते हैं थोड़ा यूरोपीय संघ के नक्शे की। दोस्तों अगर यूरोपीय संघ का नक्शा आपको दिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, उसके बाद टॉपिक को लेकर आगे बढ़ें तो आप टॉपिक के साथ अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, एक इमेज आपके दिमाग में बन पाएगी। तो आइए थोड़ा यूरोपीय संघ का जो मैप है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये आपका यूरोपीय संघ का मानचित्र आपके स्क्रीन पर खुल के आ गया है। तो आइए देख लेते हैं यूरोपीय संघ के देशों के बारे में। दोस्तों यूरोपीय संघ के जो पुराने सदस्य थे यानी कि पश्चिमी यूरोप के देश, उनको पहले देख लेते हैं। पश्चिमी यूरोप के देशों में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम और बगल में नीदरलैंड, फिर लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, स्पेन और बगल में पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड थे। तो ये आयरलैंड दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। और नीचे एक देख लेना है ग्रीस भी है दोस्तों, ये आपको नीचे ग्रीस दिख रहा है। अब आइए देख लेते हैं नए सदस्य। नए सदस्य में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया और यहाँ पे क्रोएशिया है। दोस्तों ये जो है यूरोपीय संघ के नए और पुराने सदस्यों का मानचित्र आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों जो नए सदस्य यूरोपीय संघ में जुड़े वो यहाँ पे आप रशिया का ये हिस्सा है जो पहले पूरा मिलाकर के सोवियत संघ बनता था। सोवियत संघ के अंदर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड वगैरह ये जो आपको केसरिया कलर में जो देश दिख रहे हैं वे सारे जो है पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा थे जो कि यूरोपीय संघ में शामिल हुए। और पुराने जो है पश्चिमी यूरोप के देश थे जो कि पुराने जो है यूरोपीय संघ के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं डिस्कशन पे। दोस्तों उसके बाद जो है 1949 में जो यूरोपीय परिषद बनी राजनीतिक सहयोग के लिए, उसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी गठन होता है। दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत संघ के पतन के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति जो है यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में होती है। दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद जो है यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, समान मुद्रा और न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग यूरोपीय संघ के अंदर किया जाना था। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा था। दोस्तों यूरोपीय संघ की जो एक संविधान बनाने की कोशिश थी वो तो असफल रही, लेकिन इसका अपना एक झंडा हो गया यूरोपीय संघ का, उसका एक गान हो गया और स्थापना दिवस जो कि यूरोपीय संघ का 1 नवंबर को मनाया जाता है वह अपना हो गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ जो है समान विदेश नीति, सुरक्षा, आंतरिक मामले, समान मुद्रा, न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग तथा झंडा, गान, स्थापना दिवस ये सब शेयर करते हैं। और समान मुद्रा जो चलती है यूरोपीय संघ की उसका नाम आप जानते हैं यूरो है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हमने यूरोपीय संघ का नक्शा दिखाया आपको, तो यूरोपीय संघ के नक्शे के अंदर नए सदस्य और पुराने सदस्यों को हमने दोस्तों आपको बता दिया था। फिर भी एक बार बात करते हैं कि नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार करने की कोशिश की। तो नए सदस्य कौन कौन से थे दोस्तों?
ये आपको बताया मैंने कि सोवियत जो पूर्वीय सोवियत संघ था, सॉरी हाँ सोवियत संघ था, उसी के ये जो है सदस्य हुआ करते थे, जो नए सदस्य जो है जो यूरोपीय संघ के अंदर शामिल हुए। अब जो यूरोपीय संघ के अंदर शामिल हुए नए सदस्य थे उनमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया थे। दोस्तों ये सारे देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। और पुराने सदस्यों में पश्चिमी जो है यूरोप के फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, माल्टा, साइप्रस थे। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जो है के निकल जाने के बाद अब सिर्फ यूरोपीय संघ में 27 देश बचे हैं। दोस्तों यूरोपीय संघ के कुल 28 मेंबर थे, उसमें से एक माइनस हो गया, तो अब सिर्फ 27 सदस्य बचे हैं वर्तमान में, जो कि 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन एक ही बात है, ये आपको याद रखनी है। जिस प्रक्रिया के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ उसके अंदर दोस्तों 2016 में जनमत संग्रह यूनाइटेड किंगडम में कराया गया। जनमत संग्रह में दोस्तों 51.9% मतदाताओं ने जिन्होंने वोट किया उन्होंने फैसला लिया कि जो ब्रिटेन है उसे यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना चाहिए। तो जो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम बाहर हुआ उसको हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं ब्रेक्जिट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं अभी भी। दोस्तों अब ब्रिटेन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिटेन ब्रेक्जिट के माध्यम से यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। तो अब सिर्फ एक देश है फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन का है और वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है दोस्तों सैनिक ताकत के लिहाज से अगर बात करें तो यूरोपीय संघ के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है, क्योंकि 27 देशों को मिला देंगे तो दूसरी सबसे बड़ी सेना हो ही जाएगी। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो दोस्तों थोड़ा सा ना अब ये आपका यूरोपीय संघ मैंने आपको विस्तार से बता दिया, इसका डेवलपमेंट भी आपको समझा दिया। दोस्तों यूरोपीय संघ के बारे में अब थोड़ा सा ना कुछ तथ्य आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो यूरोपीय संघ का प्रशासनिक मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। जो प्रशासनिक केंद्र या मुख्यालय आप कह सकते हैं, तो याद रखना है यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है कहाँ है, ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा नगर पेरिस है जो कि फ्रांस का शहर है। यूरोपीय संघ दोस्तों 24 राजभाषाएं जो है यूरोपीय संघ की हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ के आप जानते हैं 27 सदस्य हैं। मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है, आयोग है, उसके वर्तमान अध्यक्ष आपको याद रखना है उर्सुला वॉन डेर लेयन है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ संधियां याद रखनी है, जैसे रोम की संधि याद रखनी है 1 जनवरी 1958 को हुई, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपियन एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन हुआ। दोस्तों मॉस्ट्रिच की संधि आपको याद रखनी है जो कि 1 नवंबर 1993 को हुई, जिस संधि के माध्यम से ही यूरोपीय संघ का गठन होता है। मॉस्ट्रिच की संधि, मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में है, इस चीज़ को आपको याद रखनी है। एक समझौता और आपको याद रखना पड़ेगा जो है लिस्बन समझौता, वो 1 दिसंबर 2009 को हुआ। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रेक्जिट हुआ था वो फाइनली 31 जनवरी 2020 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ का मानव विकास सूचकांक अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे स्तर का है, 0.899 2017 का आंकड़ा। मैं आपको ये मानव विकास सूचकांक का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बता रहा हूँ। दोस्तों यूरोपीय संघ के सभी 27 देश एक कॉमन जो है करेंसी शेयर करते हैं जिसका नाम यूरो है, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। दोस्तों इनका एक अपना जो है यूरोपियन यूनियन का एक नेविगेशन सिस्टम भी है जिसको गैलीलियो बोला जाता है। जैसे कि अगर भारत के नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो उसका नाम नाविक है,
यूएसए की नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो उसका जीपीएस है। आप जानते हैं कि जीपीएस पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है जीपीएस का। रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम ग्लोनास है। चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है बाइडू। जापान के नेविगेशन सिस्टम का नाम है QZSS। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। मैंने कुछ डाटा इसलिए शेयर कर दिए कि हमारे कुछ जो है दर्शक ऐसे भी हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों चलिए आइए, ये मैंने आपको यूरोपीय संघ पूरा अच्छे तरीके से समझाया, और अब आइए देख लेते हैं यूरोपीय संघ और भारत के संबंध कैसे हैं। दोस्तों ये जो है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड करके बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी को मतलब हमें इस लिहाज से पढ़ना है कि हम पुराना तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ वर्तमान में क्या मतलब उस घटना का वर्तमान संदर्भ भी हम डिस्कस करते चलते हैं, तो आपको रिलेट करने में जो है थोड़ा सा आसानी होगी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भारत यूरोपीय संघ के बीच संबंध। दोस्तों 1960 के दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत के राजनयिक संबंध स्थापित हुए, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। दोस्तों 1994 में एक समझौता हुआ जिससे इनके भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया। दोस्तों भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भी है। हालांकि यूरोपीय सदस्य जैसे देश जो थे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विकसित हुए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के विस्तार में इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर यूरोप ने एशिया में अपने प्रमुख भागीदार और बाजार के रूप में चीन पर ध्यान केंद्रित किया। ये शुरुआती दिनों की बात चल रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्थिति में थोड़ा बदलाव आया। फिर अमेरिका और चीन के प्रभाव के बीच यूरोपीय संघ ने महसूस किया कि भारत के साथ उसका जुड़ाव बेहद अहम है। और दोस्तों आपको एक आंकड़ा मैंने दे ही दिया कि भारत का जो व्यापार है वो ऐसा है कि भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो दोस्तों ये रहा आपका यूरोपीय संघ, जो कि एनसीईआरटी में जितना दिया था उससे और थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको इसलिए दिया कि थोड़ा आज के संदर्भ में भी यूरोपीय संघ आपको समझ में आए। तो दोस्तों इस पुस्तक का, इस लेसन का दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे सामने है वह है दोस्तों आसियान। तो हमने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हम सिर्फ आज इस वीडियो में 2 ही टॉपिक पर बात करेंगे। पहला होगा आपका यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान। तो आइए आसियान को देख लेते हैं। दोस्तों आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। दोस्तों 8 अगस्त 1967 में जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 देश, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे आसियान का उदय हुआ। तो आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 1967 को 5 देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिससे कि आसियान का जन्म हुआ। दोस्तों आसियान का जो उद्देश्य है उस पर हम बात करें, इससे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको आसियान का पूरा मैप दिखा दूं, जिससे कि आसियान के साथ, इस टॉपिक के साथ आपको कनेक्ट करने में आसानी हो। और तो दोस्तों ये रहा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का मैप। इसके अंदर हम आसियान को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आसियान के जो बैंकॉक घोषणा पत्र के शुरुआती देश थे उसमें आपका इंडोनेशिया शामिल था, ठीक है, इंडोनेशिया। उसके बाद आपका मलेशिया शामिल था, ठीक है, और उसके बाद आपका फिलीपींस शामिल था, और सिंगापुर भी था, और एक था थाईलैंड। तो दोस्तों ये शुरुआती जो है 5 देश थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 देश और जो बाद के वर्षों में इसके अंदर शामिल हुए आसियान के अंदर, उनमें आपका ब्रुनोई, ये आप देख पा रहे होंगे, ब्रुनोई का पूरा नाम है ब्रुनोई दारुसलाम, ठीक है। उसके बाद आपका ये वियतनाम, फिर लाओस, ये ऊपर वाला लाओस, और उसके बाद म्यांमार, और
दोस्तों आखिर में 1999 में जो 10वां देश शामिल हुआ वो था कंबोडिया। तो कंबोडिया कब शामिल हुआ? तो आपको याद रखना है कि 1999 में फाइनली कंबोडिया जब जो है आसियान में शामिल हुआ तो आसियान के 10 देश हो गए दोस्तों। ठीक है, तो 1999 में आखिरी देश जो आसियान में शामिल हुआ वह था कंबोडिया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। आई होप दोस्तों ये मैप आपको आसियान का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख लेना इसको, इस मैप को। ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जस्ट भारत के बगल पूर्वी दिशा वाला मैप है। तो दोस्तों ये रहा आपका, आपने अभी देखा आसियान देशों का मैप। उसके बाद आइए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों 10 सदस्य देश मैंने आपको अन्य जो गिना दिए थे, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, और अंतिम में जो शामिल हुआ 1999 में वो था कंबोडिया। दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान का जो दोस्तों उद्देश्य था वो मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। ठीक है दोस्तों, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी जो है आसियान के उद्देश्य के अंदर शामिल था। दोस्तों आसियान यूरोपीय संघ की तरह खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य कभी नहीं रखा। आसियान अनौपचारिक टकराव जो है रहित, अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के माध्यम से जो है दोस्तों काफ़ी यश कमाया। और इसी कार्य को आसियान शैली भी कहा जाता है, यानी कि आसियान वे कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, और आसियान दोस्तों राष्ट्रीय जो है सार्वभौमिकता का जो है वो सम्मान करता है सबका। और दोस्तों 2003 के अंदर जो है आसियान ने जो है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जैसे 3 स्तंभों के आधार पर ही जो है आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया, जो कि कुछ हद तक दोस्तों यूरोपीय संघ से तो मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और आसियान का जो पहला सम्मेलन था दोस्तों वो हुआ था 1976 में इंडोनेशिया के बाली में। दोस्तों आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की जो सहमति है उस पर आधारित है। दोस्तों आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में जो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो दोस्तों 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच बना, किस चीज़ के लिए? आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए। दोस्तों आसियान का विकास अधिक तेजी से हो रहा है, जिसके चलते इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। दोस्तों आसियान आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य है वह आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक व आर्थिक विकास में मदद करना। दोस्तों आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में FTA यानी कि मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी ध्यान दिया है। दोस्तों आसियान तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता देता है। दोस्तों इसका विजन 2020 जो है आसियान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल रोल में प्रेजेंट करता है। दोस्तों 1999 से पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए एक वार्षिक बैठक का आयोजन भी किया जाने लगा। तो दोस्तों ये रहा आपका आसियान का जो बेसिक है वो आपको आई होप समझ में आया होगा। और आइए अब हम बात करेंगे भारत और आसियान की। तो भारत का आसियान के साथ संबंध कैसा है उस पर थोड़ी सी बातचीत हम दोस्तों करेंगे। दोस्तों भारत ने आसियान के संदर्भ में 1991 के अंदर लुकिस्ट पॉलिसी अपनाई।
लुकिस्ट पॉलिसी जब अपनाई गई तो पीएम नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इन्हीं दोनों ने इस लुकिस्ट नीति को जो है क्या बोलते हैं, सूत्रपात किया था। दोस्तों लुकिस्ट नीति जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सक्रिय जुड़ाव की नीति की बात करती है। उसके बाद दोस्तों 2014 में जब गवर्नमेंट बदली तो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई और फिर इस सरकार ने जो है आसियान को केंद्र में रखते हुए एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को अपनाया। तो दोस्तों जो एक्ट ईस्ट था वो लुकिस्ट नीति का ही जो है अगला हिस्सा था, यानी कि उसका जो लुकिस्ट नीति था वो गतिशील होकर उसका कार्यान्वयन उन्मुख जो है बातचीत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर किया गया। यानी कि 1991 में जो लुकिस्ट नीति अपनाई गई उसका संदर्भ लेते हुए बात ये की गई 2014 के अंतर्गत कि अभी तो हम लोग सिर्फ लुकिस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखा करते थे, लेकिन अब एक्ट ईस्ट मतलब काम भी हम लोग करेंगे। तो 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट की जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति को आसियान के संदर्भ में स्पष्ट किया। भारत ने दोस्तों दिल्ली संवाद का जो है आयोजन वार्षिक तौर पर करता है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है वह आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना है। दोस्तों आसियान जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत आसियान कनेक्टिविटी भारत तथा आसियान देशों के लिए प्राथमिकता में रहती है। दोस्तों भारत चाहता है कि आसियान देशों के साथ यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो देश हैं आसियान, उनके साथ जो है इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हो, जिससे हमारा जो व्यापार है उनसे तेज़ी से और सुगमता के साथ हो पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम जो है वो बढ़ाए गए, जिसमें भारत ने जो है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण करने की बात कही और उस पर काम भी चल रहा है, और साथ ही साथ कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसका भी कार्यान्वयन किया जा रहा है और उसमें भी पर्याप्त प्रगति कर ली गई है। दोस्तों BMT जो है भारत म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है उसका विस्तार जो है आसियान के अन्य देशों तक जैसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक किए जाने पर भी चर्चा हो रही है। भारत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और सांस्कृतिक जुड़ाव भी भारत के साथ उन देशों का बहुत अच्छा है, जो कि भारत की एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी का हिस्सा है, जिनके अंदर निम्न बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म हुआ। बौद्ध धर्म जो है दोस्तों भारत के बाद जो सबसे ज़्यादा जो है प्रसार हुआ वो दक्षिण पूर्वी एशियाई या पूर्वी एशिया के हिस्से में ही ज़्यादा रहा। और दोस्तों योग हमारे बीच जो है कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है, तथा नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म का भारत में लगभग कहा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र है, उसका भी जो है पुनरुद्धार भारत द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आइए अंत में आसियान से संबंधित कुछ शब्दावलियों पर जो है चर्चा हम करते हैं। दोस्तों ये जो टर्म्स आते रहते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो फिर हम जो है आसान से आते हुए क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो आइए जो पहला टर्म्स है उसको देखते हैं, ASEAN+3। दोस्तों आपसी मुद्दों से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक गैस, तेल का बाजार, तेल संग्रहण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ASEAN+3 देशों के बीच जो है सहयोग के लिए बातचीत होती है। आसियान के अलावा जो +3 कंट्रीज़ हैं उनमें चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ASEAN+3 जो है किन किन मुद्दों पर बात करता है। जो आपसी मुद्दे होते हैं उसमें ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक गैस, तेल बाजार का जो अध्ययन होता है और तेल संग्रहण होता है, नवीकरणीय ऊर्जा, इन सब चीज़ों पर जो है सहयोग स्थापित करने के लिए ASEAN+3 के अंदर बातचीत की जाती है। अगली जो
टर्म है वो हमारी है ASEAN+6। दोस्तों आसियान के 10 देश, उसके बाद 6 अन्य देश जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत भी शामिल हैं। दोस्तों पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए जो है ये बेसिकली जो ASEAN+6 है वो आसियान के देशों में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ही जो है जो 6 अन्य देश हैं जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत शामिल हैं, ये आसियान की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बेहतर किया जाए उसके संबंध में बातचीत करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ASEAN+3 और ASEAN+6 अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपका जो आज का प्रॉमिस किया हुआ टॉपिक था मेरी तरफ से, जो पहला टॉपिक यूरोपीय संघ था और दूसरा आसियान, आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सरल भाषा में और NCERT की भाषा में आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था यही संपूर्ण होता है। दोस्तों अब एक छोटी सी जानकारी और रिक्वेस्ट दोनों है, आप जो चाहें समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि ये NCERT के जो है वीडियोस मैं ला रहा हूँ आपके लिए, करंट अफेयर्स के वीडियोस ला रहा हूँ और आप लोग इस पे पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नया नया विजिट करते हैं, तुरंत आते हैं, उनके लिए भविष्य में और भी लाभकारी वीडियो आए, इसके लिए उनको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे वो भी इन वीडियोस के माध्यम से जो जानकारियाँ दी जा रही हैं उससे लाभान्वित हों। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आप सब्सक्राइब करते हैं और आप जो लाइक शेयर वगैरह करते हैं उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे भविष्य में आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस जो है ले आने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।